नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ममता दीदी दिल्ली आई, दिल्ली के बाद वो मुंबई गई और मुंबई में उन्होंने पत्रकारों से कुछ बातचीत की और बातचीत के बाद जो बात निकली वो इतनी दूर तलक गई है कि अब उसकी चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि राजनीति के केंद्र में इस समय ममता दीदी के बयान और उन बयानों का विश्लेषण ही है। और ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि जिस किसान राजनीति और 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर के ढेर सारी चर्चाएं की जा रही थी सशक्त विपक्ष के संदर्भ में, आज वही विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में किस कदर एक दूसरे पर छिटाकसी कर रहा है, एक दूसरे के ताकत को माप रहा है, यह देखा जा सकता है। और शायद एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगा, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, जो प्रधानमंत्री के रूप में किसानों के सामने जब वो आए तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, उन्होंने अपनी तपस्या में कमी की बात स्वीकार की और एक एक करके किसानों के सामने वो झुकते चले गए। और इस झुकने की प्रक्रिया ने विपक्ष को एक करने की बजाय विपक्ष की एकता की जो ताकत है, जो वस्तुस्थिति है, जो उसका स्वरूप है, वो आईने के रूप में पूरे देश की जनता के सामने ला कर रख दिया। और आज ममता दीदी जहां भी जा रही हैं सिर्फ ये कह रही हैं कि अब विपक्ष की राजनीति को एक नई धार देनी है। और उस किस अंदाज में और वो क्या कहना चाहती हैं, सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर उन्होंने टिप्पणी क्या की और उस टिप्पणी के बाद प्रतिक्रिया क्या हुई वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए ममता दीदी ने टिप्पणी क्या की। ना करे और सिर्फ विदेश में ही रहे। बहुत बड़ी टिप्पणी है ममता दीदी की। और उन्होंने कहा कि बीजेपी बोल्ड कर देगी, ताकत मानती हैं वो बीजेपी को, और इस ताकत के जरिए वो बताना चाहती हैं कि वास्तव में कितनी बड़ी ताकत के सामने किस तरीके की विपक्ष की राजनीति करने की दरकार है, और वो नहीं हो पा रहा है। जरा समय और उस अंतराल को देखिए जब ममता दीदी किसान आंदोलन के एक चरम शिखर पर पहुंचे, उस आंदोलन की समाप्ति पर जिसमें सरकार झुक गई। और होना तो यही चाहिए था कि समूचा विपक्ष जीत गया, लेकिन विपक्ष अब हार रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और यही महत्वाकांक्षा उजागर करना ही मोदी सरकार का उद्देश्य था, क्योंकि उसके पीछे का लक्ष्य यह था कि किसानों की भलाई हो और उसके लिए बहुत कुछ आगे जाकर के करने की सोच मोदी सरकार की थी। लेकिन जब सारा पासा ही पलट गया तो इस विपक्षी एकता की जो वास्तविक धार है वो कितनी कुंद है, ये ममता दीदी के एक के बाद एक बयान दिखा रहे हैं। और सबसे पहला अटैक उन्होंने किया है तो राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर। कारण क्या है? जब हम बराबर ये कहते रहे कि वास्तव में राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब सवाल उठेगा, कांग्रेस के नेतृत्व पर अब सवाल उठेगा, तब शायद ये लगता था कि तथाकथित, वैसे तो हम तथाकथित ही कहेंगे, गोदी मीडिया का ये प्रचार है। लेकिन अब ममता जैसी सुलझी हुई नेता बंगाल में
जवाब और सवाल नहीं कर रही हैं, वो दिल्ली आती हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं करती, और फिर जब वो मुंबई पहुंचती हैं तो क्या क्या वो बयान देती हैं, और बयानों के बाद वो किस तरीके से कांग्रेस मुक्त विपक्ष की राजनीति के लिए आगे आती जा रही हैं, वो भी वो संकेतों में बताती हैं। सवाल तो यही है कि क्या अब भी कांग्रेस जागेगी या नहीं। हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। टीएमसी के नेता संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्नेहाशीष वर्धन जी कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ इन दो पार्टियों के दो प्रवक्ताओं और नेताओं से ही बात करेंगे, और हमने तीसरे किसी को नहीं रखा, और सिर्फ सवाल इन्हीं से होंगे। स्नेहाशीष वर्धन जी, अब क्या कहेंगे? मोदी सरकार झुक गई, किसानों ने झुका दिया, ये श्रेय विपक्ष को नहीं मिल रहा है, और कम से कम कांग्रेस को तो मिल ही नहीं रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? किसान भाइयों की जीत हुई है, इसमें कहने सुनने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ किसान हित की बात हो रही थी, किसानों का भला हुआ, कांग्रेस को इससे मतलब है। लेकिन कांग्रेस क्रेडिट की राजनीति नहीं करती है, शुरू से नहीं करती आई है, और कहीं ना कहीं जब किसान जीत रहे हैं तो किसानों की भलाई हो रही है, किसान भाई हमारे खुश हैं। ये कानून जो काला कानून था उसका विरोध हम लोगों ने मजबूती से किया, और उसको जब मोदी सरकार बैकफुट पे आके उसे वापस ले ली बिना चर्चा के। बैकफुट मत कहिए सर, बैकफुट मत कहिए, मोदी सरकार झुक गई, पूरी तरह से उसने अपनी गलती मान ली, हम तो ये कह रहे हैं। सवाल ये है कि ममता दीदी आपके नेता के नेतृत्व पर सवाल उठा रही हैं, इस पर तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मोदी सरकार ने तो जो किया वो गलती उसने स्वीकार कर लिया, देश के सामने है, और देश की जनता उनसे जवाब मांगेगी। सवाल तो हमारा ये है कि ममता दीदी, मेरा सवाल पूरा सुनिए, मेरा सवाल पूरा सुनिए। ममता दीदी मुंबई जाकर के जो कुछ भी पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बोल रही हैं, उसके मायने भी तो कुछ हैं। सवाल हो गया पूरा? हाँ, पूरा हो गया। ममता दी ने जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा को हटाने के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट होना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातों को कही है, लेकिन आपने उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया कि कांग्रेस मुक्त विपक्ष। एक बार फिर ममता दीदी ने हो ही नहीं सकती है। एक बार फिर ममता दीदी ने जो कुछ भी कहा हम अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको। ममता दीदी ने क्या कहा, हम आपसे अनुरोध करेंगे अपने पीसीआर सहयोगी से कि वो एक बार उसे दिखाएं, और आप देखिएगा स्नेहाशीष जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसको पूरा पढ़ के आपको सुनाऊं। कोई व्यक्ति कुछ ना करे और सिर्फ विदेश में ही रहे तो काम कैसे चलेगा? अगर आप फील्ड में नहीं रहेंगे तो बीजेपी आपको बोल्ड कर देगी। इसके मायने वर्धन साहब, इसके भी कुछ मायने हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष की मजबूती को लेके ममता दी ने ये बातें कही हैं, तो इन बातों को नकारा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वैश्विक राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत विपक्ष और खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रचारित करने में लगी हुई है। और निश्चित तौर पे बंगाल की सफलता ने उनको कहीं ना कहीं मजबूती दी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। कांग्रेस को अंततः लड़ाई किसके विरुद्ध है? भाजपा के विरुद्ध। और जो जिन शरद पवार से यूपीए के जो अध्यक्ष हैं उनसे वो मिले हैं अभी तत्काल, तो शरद पवार जी ने क्या कहा है, इन बातों को भी गौर करना चाहिए। मैं उस पर आता हूं सर। कांग्रेस मुक्त बात, कांग्रेस के बगैर विपक्ष की बात नहीं हो सकती है, भाजपा के विरुद्ध में बातें हो ही नहीं सकती है। तो आप मानते हैं ना, हम कर रहे हैं, पूरा कोट करेंगे सर, इस डिबेट में हर एक मुद्दे को कोट करेंगे हम। ममता दीदी ने यह भी कहा यूपीए का कोई महत्व नहीं रह गया है, बहुत बड़ी बात कह दी है। अब आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। इसी सवाल का पहले जवाब दीजिए।
ममता दीदी ने ये बातें कही हैं किनसे मिलने के बाद? शरद पवार जी से मिलने के बाद, जो यूपीए के नेता हैं उनसे मिलने के बाद ये बातें कही हैं। राजनीतिक संभावनाओं का एक खेल है। इसमें निश्चित तौर पे ममता दी अपना राष्ट्रीय फलक पे अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहती हैं और मोदी जी को हराने के बाद उन्होंने दर्शा दिया है अपने आप को कि एक सशक्त महिला है वो और एक सशक्त नेतृत्व देती हैं। बंगाल में उन्होंने पानी पिलाया है वहां पे, तो ये मान लीजिए ना, ये मान लीजिए, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये मान लीजिए कि राष्ट्रीय फलक पर वो अपनी प्रासंगिकता साबित करना चाहती हैं, वो अपना वजूद नहीं तलाश रही हैं। उनका भी 4 दशक से अधिक की राजनीति है सर। ममता दीदी आज की नेता नहीं और वो जन नेता है। कौन इस बात से कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता। ये मत भूलिए कि वामपंथियों के किले को उन्होंने ढाया है। उन्होंने मोदी सरकार के, मोदी के उस रथ को बंगाल में रोका है जो वहां सत्ता में आना चाहती थी। हम तो मानते हैं कि ममता दीदी जन नेता है और इसीलिए आपकी ही बात को मैं दोहराता हूं, राष्ट्रीय फलक पर अपना वजूद वो नहीं खोज रही हैं। वो राष्ट्रीय फलक पर जो जरूरी है अब उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को आईना दिखा रही हैं। यही तो मेरा सवाल है। फिर से वही बात दोहराऊंगा कि उसको उन्होंने ये भी कही है कि क्षेत्रीय दलों को एकजुट होने की जरूरत है, तभी जाके ये जो मोदी मैजिक जो हवा खड़ा किया गया है उसके खिलाफ तभी दल मजबूती से, क्षेत्रीय दल मजबूती से, जो कांग्रेस के जो नीति है, कांग्रेस ने भी यही बातें कही है कि कांग्रेस भाजपा मुक्त भारत चाहती है। भाजपा मुक्त को हम नहीं बोलते, लेकिन भाजपा से भारत का बचाव हो। ये जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के जो घूम रहे हैं एक रंगे सियार, उनसे बचाव हो। इन्हीं बातों की बात करती है कांग्रेस। ममता दीदी भी वही बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही राजनीति का एक अलग धड़ा वो तैयार कर रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक संभावनाओं का एक खेल है, उसमें वो अपना रोल बखूबी अदा कर रहे हैं। इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है। संजय चक्रवर्ती जी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, बहुत संयत भाषा में गोल गोल घुमाते हैं, साफ बात तो स्वीकार करते ही नहीं। कांग्रेस की राजनीति का यही सच है। सीधी बात करूंगा मैं आपसे, ममता दीदी सीधा जाओ, बहुत जल्दी बहुत तेजी से आगे तो नहीं बढ़ रही हैं, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल के वजूद पर सवाल उठा दिया, प्रकारांतर से कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया, अंततः अपने आप को स्थापित करने के लिए पूरे के पूरे उन्होंने सूत्र भी दिखा दिए। सर ऐसे कैसे विपक्षी एकता हो पाएगी? पहली बात तो यह है कि अभी 2021 चल रहा है और 2024 में चुनाव है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत सोच समझ करके और बहुत ही धीमे धीमे करके, हम बहुत तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत सोच समझ करके एक एक नेता से मुलाकात करके हमारा एक गठबंधन बनने वाला है और जल्दी ही बनेगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि किसी एक के साथ ही लगा जाए, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कम से कम 24 चुनाव हो चुके हैं और कहीं पे भी जो है वो जीत नहीं पाए, सब जगह उनको हार मिली है। तो अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिन्होंने बीजेपी के जो रथ यात्रा चल रही थी जीतने वाली, उस रथ यात्रा को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। कांग्रेस को तो हम लोगों ने जीरो कर दिया है पूरी तरीके से। बंगाल में कांग्रेस अब कहाँ है, सीपीएम कहाँ, आप देख ही रहे हैं, उनका एक खाता तक नहीं खुला। तो इसीलिए जो है अब एक जरूरत है कि एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए राजनेता की सख्त जरूरत है, जो इस तरीके से भांडाफोड़ करे जो मोदी सरकार ने जो एक क्रिएट कर रखा था। जो बंगाल में ममता दीदी अकेले पूरा का पूरे केंद्र सरकार से अकेले लड़ी और उन्होंने एकदम से धोबी बछाड़ जिसे बोलते हैं ना, वो करके दिखाया कि 294 में से 220 सीटें जीत करके आई। साफ गोई से आप ये बात कह रहे हैं और स्नेहाशीष जी आप हमसे बराबर जुड़ते हैं। मैं आपकी साफ गोई का कायल हूं। कांग्रेस नेता स्नेहाशीष वर्धन जी से सवाल सुना आपने ना, प्रवक्ता भी वही बात दोहरा रहे हैं। कितने चुनाव राहुल के नेतृत्व में संयुक्त विपक्ष ने लड़ा है और कुछ नहीं मिला, और बंगाल में तो आपका वजूद नहीं रह गया। कितना ज्यादा आपको किस तरीके से आईना दिखाया जाए सर? हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं जो ममता दीदी कह चुकी हैं। अब बताइए। ममता दीदी ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। ये भी स्वीकार किया है इस बात में।
तो एक बंगाल के चुनाव आप जीत के, बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ अगर आप जीत जा रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को दावेदार बना ले या आप विपक्ष का चेहरा बन जाए, तो ये बातें भी कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगती हैं। बावजूद इसके जो भाजपा को रोकने का कार्यक्रम है उसमें बखूबी ममता बनर्जी जी साथ निभा रही हैं कांग्रेस का, और बखूबी वो एक सशक्त विपक्ष के रूप में अपने राज्य में काम कर रही हैं। ये भी स्वीकार किया जा सकता है कि चूंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें प्राप्त है, राष्ट्रीय दर्जा उन्हें मिल चुका है विगत चुनावों से, तो निश्चित तौर पर अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वो अच्छा काम करें, कांग्रेस और तृणमूल भी अच्छा काम करे, तो राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छा मजबूत विपक्ष बन के सामने आएगा, जो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती बनेगी। तो अगर ममता बनर्जी जी लगातार संभावनाओं को टटोल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। स्नेहशीष वर्धन जी, कुछ नाराज हुए आप जब उन्होंने बोला कि 24 चुनाव लड़े गए आपके नेता के नेतृत्व में कुछ नहीं मिला। तब आपने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल जीतने के बाद अब बहुत ज्यादा सोच रही हैं। तब आपने कहा, और ये मान लीजिए कि ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा कह लीजिए, उनकी सोच कह लीजिए, राजनीति की उनकी जो दशा और दिशा निर्धारित करने की अपनी रणनीति है ये कह लीजिए, लेकिन इतना मानिए कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विपक्ष के नेता के रूप में ममता जी नहीं मान रही है और बार बार बोल रही है, आप लोग उसको चाहे जो कहिए। वर्धन साहब, ममता बनर्जी जी स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए, और जब वो अपनी बातों को रख रही हैं तो उनको हम लोग पैमाने पे, जो कहा जाता है कसौटी पे, हम लोग कसने के लिए बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे इस बात को हमारे विद्वान प्रवक्ता टीएमसी के संजय चक्रवर्ती जी भी मानते होंगे कि तमिलनाडु में किस स्तर पे उनकी पार्टी है, पंजाब में किस स्तर पे उनकी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व तो दोनों जगह पे है। और केरल में भी कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है, वामपंथियों से या भाजपा से। देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कहीं भी कांग्रेस मजबूती से लड़ाई भाजपा के विरुद्ध लड़ती है। तो एक बंगाल का चुनाव या त्रिपुरा का चुनाव या असम के चुनाव में ममता दी अगर उन्हें मजबूती से हरा रही है भाजपा को, तो इससे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे एक अच्छी राजनीतिक, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे देश की। संजय जी, राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सपने देखता है। संजय जी, मैं इनको दिखाया जा रहा है, उत्तर दीजिए। नहीं, इनको मैं इन्हीं का जवाब देता हूँ। इन्होंने 2 सवाल किए, 2 उनको जवाब पहले ही दे चुके थे, खुद ही दिए उन्होंने। पहले तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों के साथ अगर समन्वय किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो तमिलनाडु हो चाहे पंजाब हो चाहे कहीं पे भी हो, हमने कभी नहीं कहा कि हम वहां बड़े मजबूत हैं और हम वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश में ममता दीदी ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही। इन्होंने अपने ही सवाल को अपने ही जवाब देते हुए बंद चले जा रहे थे। हाँ, ये बात सही है, हम जहां नहीं मजबूत है हम वहां पे गठबंधन करेंगे, हम वहां पे क्षेत्रीय दलों के साथ समन्वय बैठा लेंगे। हमारे पास 3 साल का समय है, हमारा फोकस लोकसभा है न कि राज्य के विधानसभा है। विधानसभा हम जीत चुके हैं और लोकसभा जीतने के लिए हमारी रणनीति बनने तैयार कर रहे हैं। और ये जैसे कह रहे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की तैयारी का, तो अभी के प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री ही थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अनुभव है। मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 2 बार सफल प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं और ममता दीदी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। अब वो प्रधानमंत्री के लिए लड़ रही है। संजय जी थोड़ा रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी देश के सफल प्रधानमंत्री हैं। सर, कहीं आप जल्दबाजी में नहीं, वो तो नहीं बोल गए जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों बार बहुमत लेकर के आना एक बहुत बड़ी बात है आज के जमाने पे, जहाँ क्षेत्रीय दल इतने सारे हैं। तो एक बार 282 सीट, दोबारा 330 सीट। देखिए, सच्चाई हमेशा स्वीकार करना चाहिए और हम लोग सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हमने पछाड़ा है 5 बार, ये भी हम आपको बात स्वीकार करना पड़ेगा। 2011 हो, 14 हो, 16 हो, 19 हो, 21 हो, हम 5 बार पछाड़ भी चुके हैं, ये भी बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरी केंद्र सरकार की पूरी ताकत लगाने के बावजूद हम लोग को हरा नहीं पाई।
व्हील चेयर में बैठकर महिला ने अकेले चुनाव इनको हराया है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। संजय जी इस पे चर्चा करेंगे सर इस बात को थोड़ा समय और 10 सेकंड। ठीक है। पहली बात ये है कि आज कांग्रेस का नेस्तनाबूद हो चुका है और कांग्रेस जो बन गई है भाजपा बन चुकी है। भाजपा अब नंबर 1 कांग्रेस बन चुके हैं, इसलिए हमारी लड़ाई नंबर 1 कांग्रेस यानी भाजपा से। जी, ये तो बहुत बड़ा फंडामेंटल आपने बोला। अब ये पूछना पड़ेगा स्नेहाशीष जी, संजय जी जो कह रहे हैं ये पूरा सूत्र मैं समझना चाहता हूं। भाजपा अब कांग्रेस नंबर 1 बन चुकी है, ध्यान से सुनिएगा, और कांग्रेस भाजपा बन चुकी है। ये इसका क्या मतलब है सर? थोड़ा सा आप जो समझ पाए हो जरा बताइए, फिर मैं संजय जी से पूछूंगा कि इसके मायने क्या हैं। तो संजय जी से ही यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि उनकी लड़ाई आखिर उनकी शीर्ष नेता बोल रही है कि भाजपा से उनकी लड़ाई है, तो भाजपा नंबर 1 से लड़ाई है या भाजपा से लड़ाई है? पहले वो क्लियर कर दें इस बात को। मैं तो ये जानना चाहूंगा क्योंकि मेरे भी जिज्ञासा बढ़ गई है इन बातों में। नहीं ये तो आप देखिए, आप प्रवक्ता भी है ना। सवाल ये है कि कांग्रेस भाजपा बन चुकी है और भाजपा कांग्रेस नंबर 1 बन चुकी है। बहुत बढ़िया सूत्र वाक्य बोला है संजय जी ने। थोड़ा जो कुछ भी आप समझ रहे हैं सर स्पष्ट करें। देखिए एबी स्टार न्यूज पे जो चर्चा है सर, एक एक बात आपको बोलना तो पड़ेगा सर, क्योंकि हम सवालों के जवाब लिए बिना मैं उसी सवाल पर टिका रहूंगा। जी वर्धन साहब, जहां तक रही बात कांग्रेस की कि भाजपा बन चुकी है, संजय जी का ये जो आरोप है वो मैं निश्चित तौर पे खारिज करना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कहीं से भी भाजपा से तो नहीं मिल सकती है। मुझे भी लगता है इसमें कोई गुरेज नहीं है। भाजपा की जो विचारधारा है वो देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा है सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा। कांग्रेस हमेशा गांधीवादी स्वरूप में रही है, गांधीवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ी है, और भाजपा गांधी की हत्या करने वाली विचारधारा के समर्थक लोग हैं। लेकिन तो भाजपा के लोगों से अगर कांग्रेस की तुलना होगी तो कहीं ना कहीं देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो देशभक्त हैं, वास्तविक देशभक्त, नारंगी ओढ़े हुए देशभक्त नहीं, जो वास्तविक देशभक्त है, उनका अपमान करना होगा। लेकिन स्नेहाशीष जी एक बात याद दिलाऊं आपको, मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में महात्मा गांधी को लेकर के जिस तरीके से बयान दिए हैं, जिस तरीके से गांधी जी को अपनाया है, कांग्रेस को तो यह लगने लगा कि कांग्रेस से गांधी को भी छीन लिया गया। निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब गांधी के हत्यारे गांधी को अपनाते हैं, उनकी मृत्यु के इतने वर्षों बाद अगर भाजपाई उन्हें अपना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जब कांग्रेस चूंकि शुरू से ही गांधीवादी विचारधारा पे रही है, तो ये कांग्रेस के विचारधारा की और गांधीवादी विचारधारा दोनों की जीत हुई है। और भाजपा जो अब जाके गांधी के स्वरूप पे, गांधी के व्यक्तित्व को, गांधी का वैश्विक जो स्वरूप है उसको स्वीकार कर रही है, और बड़ी खुशी होती है, मुझे तो बेहद खुशी होती है इस बात पे। लेकिन जब गोडसे का जन्मदिन मनाती है यही भाजपा, यही मैं फिर बोलूंगा भगवान नहीं, नारंगी ओढ़े हुए यही जो कालनेमी राक्षस हैं, वो जब घूमते हैं और जय श्री राम के उद्घोष के साथ गोडसे का भी जिंदाबाद करते हुए फेसबुक में पोस्ट डालते हैं, ट्विटर पे पोस्ट डालते हैं, गोडसे जयंती मनाते हैं, गोडसे को वीर बताते हैं, तो निश्चित तौर पर उस दिन समझ में आ जाती है कि इनका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो कॉन्सेप्ट है और ड्यूअल फेस जो नीति है इनकी, वो देख के कहीं ना कहीं ये अंदर से खुद ब खुद ये निकल के आ जाता है बाहर कि कांग्रेस ने गांधी को अपनाया है और ये जबरदस्ती अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हुआ है कि गांधी के बगैर इस देश की परिकल्पना ही नहीं ये तो खैर मैं जानता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा कांग्रेस नंबर 1 बन गई है, इसका क्या मतलब है? तो संजय सर अच्छे से बता सकते हैं, संजय सर से ये किसे पूछा जाए। हाँ, अब संजय जी आप बताइए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं बताएंगे, वो गोल गोल घुमाएंगे, क्योंकि चित भी उनकी पट भी उनकी, और देश की जनता के सामने यही सबसे बड़ा जब सवाल उठता है तो कांग्रेस की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि राजनीति की दशा और दिशा बदल चुकी है। लेकिन संजय जी, मैं आपकी साफगोई का कायल हूं, जरूर इसको स्पष्ट करें सर, थोड़ा सा समझ में आएगा हमें भी।
जी देखिए, पहली बात तो यह है कि इस समय भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। ध्यान रखिएगा, और लगातार ये ये जो एनडीए की चल रही सरकार है है। मोदी, नहीं, ये मोदी सरकार है, केवल मोदी सरकार है। मोदी जो बोले वो सही, मोदी जो करे वो मास्टर स्ट्रोक। मोदी बैकफुट पे जाए तो मास्टर स्ट्रोक, मोदी फ्रंट फुट पे गए तो मास्टर स्ट्रोक, मोदी कोरोना ले आए तो मास्टर स्ट्रोक, मोदी वैक्सीन ले आए तो मास्टर स्ट्रोक, मोदी $5 ट्रिलियन का जो है वो ना कर पाए तो मास्टर स्ट्रोक। सारा काम मोदी कुछ भी करते हैं, मोदी सोते हैं तो मास्टर स्ट्रोक, और मोदी जागते हैं तो मास्टर स्ट्रोक। ये तो मोदी मीडिया का एक तकिया कलाम हो चुका है। कुछ भी करें मोदी, मोदी मास्टर स्ट्रोक। किसानों की जो है 700 किसान मर जाए तो मास्टर स्ट्रोक, किसानों के जमीन पे जो है कांटे गाड़ दे तो भी मास्टर स्ट्रोक। तो मोदी का तो ये फंडा ही रहा है, तरीका रहा है। मैंने क्यों कहा कांग्रेस मुक्त भारत नंबर 1 बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की जो रीति नीति जो थी शुरू से रही थी, तोड़ फोड़ की राजनीति, ये भाजपा की नहीं थी। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई। वो चाहते थे वो बना लेते, वो भाजपा सरकार। वर्धन साहब सुनते जाइएगा, ठीक कितनी है, तल्ख वो टिप्पणियां भाजपा हैं। की, हाँ, बोलिए वो बोलिए भाजपा बोलिए। की सरकार थी। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति थी कि तोड़ फोड़ की राजनीति, इसको तोड़ो उसको तोड़ो, जैसे नरसिम्हा राव की सरकार, सूटकेस की सरकार जिस तरीके से बनी, उसी तरीके से अब भाजपा जो बनती है, यानी कि मोदी सरकार अब वही काम करती है। किसी को भी तोड़ो, किसी को भी आप खड़े नहीं दे, तानाशाही की टोटल सरकार है। और ये पूरी की पूरी नक्शे कदम पर अपना चुके, जो कांग्रेस पहले किया करती थी वो अब भाजपा वो सारे के सारे काम करी, मोदी सरकार वो सारे के सारे काम करे। इसका हमें कांग्रेस खुद झेल रही है, अपने ही बोए हुए जो इनके पेड़ बन चुके हैं वो खुद ही काट रहे हैं। कि आज की डेट में कांग्रेस की ही सरकारों को, मध्य प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो, उनको तोड़ा गया, वहां पे भाजपा सरकार को स्थापित किया गया। ये भाजपा की रणनीति नहीं थी, ये मोदी सरकार की रणनीति है। इसीलिए मैंने कहा कि आज ये जो सब भाजपा है वो कांग्रेस नंबर 1 बन चुकी है। और कांग्रेस जो नंबर 1 थी अब ये वापस वहीं चले जाएगी 1984 में जो भाजपा थी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने घर को नहीं सुधार सकते, आपके 23 बड़े नेता, बड़े गुलाम नबी आजाद, जो कपिल सिब्बल जैसे, मनीष तिवारी जैसे बड़े नेता वो घर बैठ चुके हैं, वो शांत हो चुके हैं। आप अपने बड़े बड़े नेताओं को नहीं संभाल पाए, आप वही बंटी बबली की राजनीति को ही लेकर के चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस आगे सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि राहुल गांधी सब जानते हो पार्ट टाइम नेता है। बस आधे बस टाइम तो विदेशों में सर अब तो मैं नहीं सुन पा रहा हूं। स्नेहाशीष वर्धन जी, इससे बड़ी टिप्पणी और नहीं हो सकती। बंटी बबली की राजनीति करती है कांग्रेस। दूसरी बात, राहुल गांधी पे जो टिप्पणी की मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, और आपने सुना है। अब आप बताइए। स्नेहाशीष वर्धन जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? लगता है कि स्नेहाशीष वर्धन जी से मेरा संपर्क टूट चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि प्लीज उन्हें कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारा ये डिबेट चल रहा है और जल्दी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जरूर बताएंगे कि किस अंदाज में तल्खी है इस समय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं के मनोमस्तिष्क में, और वो कांग्रेस पर हमले नहीं, इतने तेज हमले कर रहे हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि वास्तव में तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनके शीर्ष नेता गण से लेकर के और हर एक प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग मोड में है, और वो सिर्फ और सिर्फ ठीकरा फोड़ रहा है तो कांग्रेस के नेतृत्व पर। और एक ऐसा समय जब पूरे विपक्ष को सड़क से लेकर के संसद तक मोदी सरकार को घेर लेना चाहिए, क्योंकि यह मौजू है ऐसे समय में जब किसानों ने मोदी सरकार को झुका दिया, जैसा कि किसान नेता कह रहे हैं। और उस स्थिति में ममता दीदी ने यह क्या शुरू कर दिया, और इसके बावजूद भी विपक्ष का कोई नेता यह नहीं मानने को तैयार कि यस, यही तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। और उस पर जब मास्टर स्ट्रोक की बारी और उसका जिक्र किया जाता है, तब यह कहा जाता है यह तो गोदी मीडिया की तरफ से एक प्रचार है। और बहुत अच्छी बात, स्नेहाशीष वर्धन जी के सवाल के जवाब में जब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती ने की, तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि वास्तव में कांग्रेस अपने बोए को काट रही है। आप समझते जाइए। और
इस डिबेट के हर एक पहलू और हर एक जवाब को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर यह डिबेट पहुंच चुका है और बहुत गंभीरता से वो सारा सच विपक्ष की एकता का सामने आ रहा है। आवाज जो चली गई है जी, अब आप हमसे जुड़ चुके हैं और अपनी बात स्नेहाशीष वर्धन जी रख सकते हैं। बंटी बबली की राजनीति आप करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आवाज नहीं आ रही है। स्नेहाशीष वर्धन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ मैं रही। अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो स्नेहाशीष जी, दिवाकर सर की आवाज नहीं आ रही है। से कहूंगा कि स्नेहाशीष वर्धन जी को कनेक्ट करें प्लीज। तो जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में किस अंदाज में ममता बनर्जी इस समय तल्ख है, और ये तल्खी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय तो विपक्ष को मजबूती से मोदी सरकार को हर एक मुद्दे पर घेर लेना चाहिए, और घेर भी रही है विपक्ष, संसद में भी घेर रही है, लेकिन सबका एजेंडा एक है। संसद की कार्रवाई चल नहीं रही है, मोदी सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा कुछ और है, आम आदमी पार्टी का एजेंडा कुछ और है, और कांग्रेस का एजेंडा कुछ और है। अब आप ही बताइए, जब देश के एक नागरिक के रूप में या एक पत्रकार के रूप में कोई यह सवाल करे कि वास्तव में विपक्ष की एकता की यह दशा और दिशा है क्या, तब यह कहा जाता है यह तो समय बताएगा। क्या वो समय सिर्फ यह कहकर कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और उस संभावनाओं के खेल में संभावनाएं तलाशती रही जाएंगी, और तलाशते तलाशते एक ऐसा समय आएगा जब एक पार्टी को हराने के लिए पूरा कुनबा एक हो जाएगा, और तब एक ही शब्द, एक ही वाक्य आएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हमारी सरकार बनेगी। हम आपको बता दें कि अगर देश की राजनीति की कोई परख करें और इतिहास को देखें तो 2 दशक से अधिक का समय इस देश में इसी तरीके से मिलीजुली सरकारों का रहा। हालांकि लोकतंत्र में हमेशा एक कमजोर सरकार होनी चाहिए, यह भी कुछ लोगों का मानना हुआ था। हम आपको वो समय भी याद बता रहे हैं, और उन समयों में किस तरीके से कांग्रेस किंग मेकर बनकर पूरा किंग का मजा लेगा करती थी, शायद ये भी संजय चक्रवर्ती बताने की कोशिश कर रहे हैं। और माफ करिएगा, संजय चक्रवर्ती उस तृणमूल कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हैं जो उनकी सब कुछ, अर्थात ममता बनर्जी, उनकी भी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से हुई, राजनीति में वो पली बढ़ी तो कांग्रेस की ही राजनीति करके, और कार्य संस्कृति कांग्रेस की ही रही। लेकिन आज ममता दीदी उस मुकाम पर हैं कि वो और उनके प्रवक्ता यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो बोया अब कांग्रेस वही काट रही है। पूरी तरीके से आईना दिखाने जाने के बावजूद जब यह सवाल किया जाता है, तब कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साफ साफ जवाब देते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनके प्रवक्ता साफ तौर पर यह कहते हैं कि वो वही कहेंगे जो सच है, क्योंकि मिशन 2024 के लिए अब समय बचा नहीं है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में कम से कम 2024 का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। यह तृणमूल की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है। स्नेहाशीष वर्धन जी, अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर आप बताइए, बंटी बबली की राजनीति कर रहे हैं सर, ये फिल्म है, बंटी बबली की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। क्यों वर्धन साहब माफ करिएगा, आप बिहार से हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानता समझता हूं। कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ रही है, यहां समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। प्रियंका जी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं,
मुझे सर आईना दिखाने के लिए मजबूर मत करिए सर, नहीं तो आप कहेंगे आप भी गोदी मीडिया के एक पार्ट ही होकर के बोलते हैं। अखिलेश यादव, हम्म, बलिया 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 में आप बलिया जिले की बात करिए, आपका कोई सुन तो लीजिए। गाजीपुर आइए, आजमगढ़ आ जाइए, पूर्वांचल के और जिलों की बात करते हैं, कहां कहां कांग्रेस जीतेगी सर। मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूं, और अब तो आप एक एक जिले पर बात कर लीजिए, बोलिए। के नेता के बारे में जो एक शब्द गढ़ने की, जो टर्मिनोलॉजी गढ़ने की एक परंपरा चल रही है, मैं उसके पूरी तरीके से वितर मानता हूँ। मैं इवन मोदी जी को वक्तव्य नहीं बोलता हूँ, मैं इवन मोदी जी को यू टर्न वाला नहीं बोलता हूँ, इवन मोदी जी को मैं बात बढ़ा के बोलने वाला नहीं बोलता हूँ। तो मैं निश्चित तौर पर यह उम्मीद करूंगा कि हमारे नेताओं के प्रति भी वो सम्मान के साथ बातें करें और सम्मान के साथ लोग उनके बारे में बातें करें। संजय जी, कम से कम एक निरपेक्ष पत्रकार के तौर पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये शब्द वापस लीजिए कि कांग्रेस बंटी बबली की राजनीति करती है। सर, मैं भी सहमत नहीं हूँ। अभी जस्ट आपने आज ही अभी रंजन चौधरी का स्टेटमेंट अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी पे दिखाया गया है, अभी रंजन चौधरी ममता बनर्जी को पागल बोल रहे थे। अगर वो ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी क्या बोलते हैं समझ लीजिए, सब कुछ बंगाल के अंदाज में सवाल और जवाब होते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने, सुन लीजिए, मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं सर। मैंने कहा एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, कपिल सिब्बल ने क्या कहा, शरद पवार ने क्या कहा, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश ने क्या कहा, सब कुछ मैं बोलूंगा और एक एक करके आप लोगों के मुंह से ही वो कहलवाऊंगा जो आप अक्सर टीवी चैनल्स पर सर नहीं कहते। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि एवी स्टार न्यूज पर बहुत खुली बहस और बहुत आराम से होती है। कम से कम बंटी बबली की राजनीति तो कांग्रेस नहीं कर रही है, ये आपको नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। नहीं, वही जब कह तो है अधीर रंजन चौधरी जब इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं, विपक्ष के नेता वो मानने जाते हैं, विपक्ष को उनको दर्जा दे रखा है, कैबिनेट स्तर पर सुविधाएं दे रहे हैं, अगर वो इस तरीके के अभद्र भाषा बोल सकते हैं, एक महिला के लिए असम्मानित शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने कोई किसी तरीके से अभद्र भाषा। अब आप बताइए। बिल्कुल, मैंने सुना, बस सर आपकी बात पूरी हो गई। अधीर रंजन चौधरी ने क्रिया की, आपने प्रतिक्रिया कर दी। ये खेल क्या है सर, ये कौन सी एकता? अभी आप एक दूसरे को पागल बता रहे हैं, एक दूसरे को बंटी बबली कह रहे हैं और कहते हैं हम विपक्षी एकता बना रहे हैं, हम तो मोदी सरकार को हरा देंगे। क्या है सर, ये तो क्लियर करिए। देखिए, पहली बात मैं फिर वही बोल चुका हूँ कि कांग्रेस की अस्तित्व अब न के बराबर रहे। हाँ, ठीक। आप खुद देखिए, अभी जब 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में जहाँ कांग्रेस ने सीधी लड़ाई लड़ी, वो सीधी लड़ाई वो हार गई। चाहे वो आसाम रहा हो, चाहे वो पौंडीचेरी रहा हो, सीधी लड़ाई में कांग्रेस कहीं पे भी मोदी सरकार के सामने नहीं टिकी। जहाँ पे विपक्ष की राजनीति जहाँ पे मजबूत है, जहाँ पे क्षेत्रीय दल मजबूत है, चाहे वो केरला रहा हो, चाहे वो तमिलनाडु रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल रहा हो, वहाँ पे मोदी सरकार की दाल नहीं गली। क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने की बारी है। कांग्रेस को खुद को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस ठीक है, अपने घर को सजाना चाहिए। वो तो घर समझा मैं। अब मैं वर्धन जी से क्लियर करूं, सवाल मुझे करने दीजिए, अब सवाल करने दीजिए। यही बात तो वर्धन जी कह रहे हैं कि पहले अपना घर सुधारिए। आप कांग्रेस को आईना इस तरह से दिखा रहे हैं, और सुनिएगा पूरा सवाल मेरा।
पहले अपना घर सुधारिए। 23 नेता जो आपके खंबे हैं, पिलर हैं, पहले उनको संवारिए, उनको मनाइए। फिर सत्ता के लिए जो हर राज्य में आपका संघर्ष होता है और फिर आप जिस अंदाज में साधते हैं वो ठीक करिए। उसके बाद आप आगे आएंगे ना। दूसरा सवाल, और बार बार संजय जी कह रहे हैं, और मैं एक बार फिर यह दोहराऊंगा, मैं उनकी साफ गोई का कायल हूं कि भाई क्षेत्रीय एकता की जो परिकल्पना है वो आपसे सध ही नहीं सकता। वो ममता दीदी साधे या शरद पवार साधे, और शायद इसीलिए वो शरद पवार से मिलने गई और मिल के जब लौटी तो उन्होंने कहा कि यूपीए का कोई वजूद नहीं है वहां भी, क्योंकि यूपीए, आप कपिल सिब्बल का एक बयान का मैं जिक्र करता हूं। कपिल सिब्बल का बयान यह आया है कि यूपीए में कांग्रेस आत्मा के रूप में है। अगर यूपीए का वजूद है तो कांग्रेस उसकी आत्मा है। आत्मा को निकाल देंगे तो शरीर तो मुर्दा हो जाएगा सर। कितनी बड़ी बात। आप शरद पवार से भी मिलने गए तो वहां भी कांग्रेस पर टिप्पणी ममता दीदी की। इससे ज्यादा छीछा लेदर और कुछ हो सकता है क्या? और अभी भी आप वही बात दोहराते हैं, मोदी सरकार को हराना है, फासिस्ट। अरे ये तो हम जान ही रहे हैं, हराना तो उद्देश्य है, हराना चाहिए। अगर वो सरकार गलत कर रही है आप हराइए, लेकिन इस विपक्षी एकता के साथ ये चर्चा करने का अधिकार तो इस देश की जनता को है ना, जो मोदी सरकार के विकल्प के रूप में एक संयुक्त और एक सशक्त विपक्ष देखना चाहती। वर्धन साहब, अब आप जवाब दीजिए। शरद पवार जी ने भी यही बातें कही कि कांग्रेस के बगैर विपक्ष की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है, ठीक और है। भाजपा को हराया भी नहीं जा सकता है। इसी बात को कपिल सिब्बल साहब ने भी बोला कि कांग्रेस यूपीए की आत्मा है, और निश्चित तौर पर अगर आत्मा के शरीर से अलग कर दिया जाए तो वो नश्वर है। इसमें कोई गुरेज नहीं है स्वीकारने में। तो कांग्रेस के बगैर अगर कोई कहे कि वो भाजपा को उखाड़ देगी अकेले, तो आप एक राज्य में जीत सकते हैं, 2 राज्य में जीत सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी, राष्ट्रीय स्तर पे बात आएगी, तो कांग्रेस के बगैर राजनीति जो परिकल्पना है भाजपा विरोध की, हो ही नहीं सकती है। इस बात को स्वीकारने में संजय सर को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और विपक्ष के किसी भी दल, जो क्षेत्रीय दल 1-2 राज्य में कहीं कहीं सत्ता चला रहे होंगे, एक राज्य से ज्यादा किसी भी क्षेत्रीय दल। मत भूलिए ममता दीदी के बयान के अतिरिक्त 2 से 3 महीने पहले शरद पवार का भी एक बयान आया था सर। फिर मैं पूरा इतिहास में आपको ले चलूंगा, और वहां भी राहुल गांधी के विपक्ष के नेता के रूप में नेतृत्व करने के तौर तरीके पर शरद पवार भी सवाल उठा चुके हैं। अब और आगे बताइए सर। राहुल गांधी जी युवा है। हाँ, राहुल गांधी जी देश के भविष्य है। जो सीनियर नेता है, हो सकता है कि उनके साथ पटरी ना जमती हो सकता है कि उनके विचारों के अनुरूप राहुल गांधी की सोच ना हो। तो निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी जी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करते हैं तो वो सबको मिला के चलते हैं साथ में। और राहुल गांधी जी की जो सोच है वो युवा सोच है, और युवाओं को उनकी सोच हो सकता है कि युवा और बुजुर्गों की सोच मिलती ना हो, तो वो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र को बखूबी बचाए हुए है, इसलिए कांग्रेस में इस तरीके की बातें उठ भी रही है, यूपीए में इस तरह की बातें उठ भी रही है। अन्यथा भाजपा में तो इस तरीके की हिम्मत भी नहीं है किसी दल में कि भाजपा के लोग जो सहयोगी है वो भाजपा के विरुद्ध में बोल रहे हैं। आज बिहार की ही बातें ले लीजिए। बिहार में अफसरशाही इस तरीके से हावी हो चुकी है कि भाजपा कोटे के मंत्री दिनेश मिश्रा जी को पुलिस ने रोक दिया, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। खैर, कि नहीं, पहले एसपी और डीएम को जाने दीजिए, उसके बाद मंत्री जाएंगे। तो भाजपा के नेता तो इतने मृतप्राय हो चुके हैं, जहाँ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में है, तो वो पूरी तरीके से अफसरशाही के आगे घुटने टेक देते हैं। वो नीतीश कुमार जी के आगे घुटने टेक देते हैं। अच्छा वर्धन साहब, पिछले लगभग 35-40 मिनट से हम एक ही सवाल कर रहे हैं आपसे। आप क्षेत्रीय दलों को साध ही नहीं सकते। जानते हैं ये संजय जी क्यों कह रहे हैं? एक पत्रकार के तौर पर जो मैं पा रहा हूं वो मैं आपके सामने रखता हूं, हालांकि आप इसका भी जवाब देंगे नहीं सर, गोल गोल ही बोलेंगे। इसलिए क्योंकि जो सर्वदेशीय आपकी सोच है, जो ताकत है, जिसका आप समय समय पर इन लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप तमिलनाडु में भी हैं, आप त्रिपुरा में भी हैं,
आप केरला में भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं और मध्य भारत में तो है ही हैं, लेकिन आपकी ताकत कितनी है? ताकत कितनी है सर? राजनीति को, क्षेत्रीय दलों की राजनीति को जिस प्रकार से नहीं नकारा जा सकता है, वैसे ही कांग्रेस के अस्तित्व को, कांग्रेस के वजूद को, कांग्रेस की मजबूती को, कांग्रेस के ताकत को भी नहीं नकारा जा सकता। वजूद और अस्तित्व पर ममता ने सवाल नहीं उठाए हैं स्नेहाशीष वर्धन जी। ममता ने नेतृत्व पर सवाल उठाया है। सवाल समझिए सर, और मैंने कहा बार बार, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। कांग्रेस के वजूद पर सवाल नहीं उठाया। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, हमारे नेता पूरी तरीके से, हाँ। मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, जिनके विचारों में तो लग रहा होगा, जिन क्षेत्रीय दलों को लग रहा होगा, जिन विपक्षी दलों को लग रहा होगा, भाजपा के विरोध में जो लड़ने की बातें कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा होगा कि राहुल गांधी जी के अधीन हमको नहीं रहना है, राहुल गांधी जी के सहयोग में नहीं आना है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नहीं चलना है, वो निश्चित तौर पर अपनी बातों को रख सकते हैं। राहुल गांधी जी हमारे शीर्ष नेता है, कांग्रेस के भविष्य है, देश के आने वाले दिनों में होने वाले प्रधानमंत्री हैं। लीजिए, अब संजय जी से सवाल बनता है। मैं समझ गया सर, समझ गया। संजय जी, सीधा सीधा कांग्रेस के एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं, ध्यान से सुनिएगा, भविष्य के भावी प्रधानमंत्री हैं, जिनको जिन क्षेत्रीय पार्टियों को समझना, बूझना, मानना है वो माने, अन्यथा वो अपना रास्ता, अपनी राह तलाश सकते हैं। टीएमसी को भी तलाशना पड़ेगा सर। पहली चीज तो ये है कि ये राहुल गांधी को या पूरे कांग्रेस को पहले तो ये सोचना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी कब तक युवा रहेंगे, कितने दिन तक और युवा रहेंगे और कितने दिन तक वो सीखेंगे, और सीखते सीखते कब तक जो है वो हम लोगों को ये कहेंगे पार्ट टाइम में घूमते घामते रहते हैं। हम तो कहते हैं स्थिर हो जाए, अब तो दिमाग स्थिर हो जाना चाहिए। 50 साल के बाद भी कोई युवा रहता है क्या? मैं तो आप मतलब ये हमारा भारत है जो इस तरह की बातें करता है कि 50 साल के बाद भी किसी को युवा बोला जाए। तो पहली बात तो ये है कि अब उनको बहुत समय दिया जा चुका है, मेरे ख्याल से 20 साल के आसपास हो रहा है कि वो राजनीति में मतलब अपरिपक्व रूप से राजनीति कर रहे हैं कंटिन्यू। कांग्रेस के एक छत्र छाया में एक अमेठी चुनाव जीतते चले आ रहे थे, और इस बार जैसे भनक मिली कि अमेठी हार जाएंगे, तो वायनाड चले गए और वाकई में अमेठी हार गए वो। तो कांग्रेस को वर्धन साहब, ये कोई भाजपा का नेता टिप्पणी नहीं कर रहा, सुनते जाइएगा आप, और ये मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन भाजपा की बात बार बार की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इन सारे प्रकरणों को ध्यान में रख करके एक बयान दिया है। एबी स्टार न्यूज पर हम उसे सुनवाते हैं, सुनिए एक बार। राष्ट्रगान का अपमान किया है, मुंबई में बैठी नहीं सिद्धि विनायक के दर्शन करने गई थी। यही तो मैं कहता हूं कि और कितने अच्छे दिन चाहिए। ममता बनर्जी दर्शन करने जा रही हैं, कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, केजरीवाल राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, राहुल जी कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्हें इफ्तार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन अब देश के अंदर परिवर्तन आ गया है राजनीति के अंदर, और अब इन्हें सब करना ही पड़ेगा। जहाँ तक राष्ट्रगान का आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, ये राष्ट्रगान का ममता बनर्जी ने अपमान नहीं किया, ये देश का अपमान है। ये पश्चिम बंगाल का भी अपमान है, रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा रचित ये था, और उसका भी उन्होंने अपमान किया है। देखिए, मैं उन्हें सुनाई नहीं पड़ा है, भारत को बदनाम भारत बयान क्या है ये जरूर हम बताने की कोशिश करेंगे। सेना पर सवाल भी यही लोग उठाते हैं। जहां भी ये कांग्रेस के संदर्भ में जहां भी देश का मान बढ़ेगा, जो कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस यूपीए की आत्मा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के ही लोग न बुआ साथ है, न बबुआ साथ है, न दीदी साथ हैं, न शरद पवार जी चाचा साथ हैं हमारे। तो इतने पर भी कपिल सिब्बल अगर कांग्रेस के यूपीए की आत्मा बता रहे हैं, तो बिना शरीर की, सारे दल अलग हो गए, तो बिना शरीर के
ये आत्मा महज प्रेतात्मा बन के घूमेगी। ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है मुंबई में। कांग्रेस और टीएमसी दोनों के प्रवक्ताओं को मैं सुनाना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। मैं उसका सिद्धिविनायक समअप के कर रहा हूं दर्शन उसको। करने गई थी, यही तो मैं कहता हूं। कांग्रेस ने कहा कि कपिल सिब्बल का यह बयान है कि कांग्रेस यूपीए की आत्मा है, तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा न बुआ साथ, न बबुआ साथ, न ममता, न शरद साथ, फिर भी सिब्बल कांग्रेस को यूपीए की आत्मा बता रहे हैं। जब सब साथ छोड़ रहे हैं तो आप बिना शरीर के ये आत्मा प्रेतात्मा बनकर के घूमेंगे। बहुत बड़ी टिप्पणियां हैं सर, भाजपा तो टिप्पणी करेगी ही। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता की टिप्पणी आप सुनिए। बहरहाल आप दोनों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि किस ताकत और किस विपक्षी एकता का दावा आप सब कर रहे हैं। बस सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही परसेप्शन और एक ही नैरेटिव सब बनने लगा है, और वो ये है कि भानुमति का कुनबा जोड़ने की कवायद 2024 के 2 साल पहले ही, 3 साल पहले ही शुरू हो चुकी है, और तब तक राजनीति कितना बदल चुकी होगी शायद इस बात का अनुमान न तृणमूल कांग्रेस को है न कांग्रेस को है, क्योंकि ये मोदी सरकार है और ये अपनी राह खुद तलाशती है। इसे आप यूं ना समझिए कि ये गोदी मीडिया की बात है। ये वो बात है जो संजय चक्रवर्ती, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने माना कि मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री बने तो एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आए। सच कभी कभी सफल ठीक है, आपने सफल बोला। खैर कभी कभी सच जुबान पर आ ही जाया करती है, लेकिन यह भी विडंबना है कि लोकतंत्र में कांग्रेस की यही खूबसूरती है कि विरोध भी करेगा तो कम से कम घुटने नहीं टेकती है। कांग्रेस में यही बखूबी है, कांग्रेस में यही। लीजिए चलते चलते, चूंकि इतना हॉट डिबेट है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि घुटने नहीं टेकते हम लोग। तृणमूल कांग्रेस पर एवी स्टार न्यूज के साथ चर्चा में ही इन्होंने कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस घुटने टेकने की राजनीति भी करती है। सोच लीजिए। हाँ, देखिए उनको खुद ही पता है कि अभी घुटने कितने टेके हैं और किसने जो है घुटने बल में किसको लाके खड़ा कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस कितना झुकती है, अलग झुकाती है। तृणमूल कांग्रेस से सामने देख करके चलती है और ये फ्यूचर बताएगा कि हम। मैं संजय सर से एक सवाल करना चाहूंगा। बिल्कुल करिए सर, सवाल करना चाहूंगा। करिए। टीएमसी और ममता बनर्जी जी का अंतिम ध्येय क्या है? उनका भी ध्येय है भाजपा को रोकना। कांग्रेस भी इसी बात को कहती है। तो एज ए होल जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बातें होंगी तो आपकी भी लड़ाई भाजपा से है, हमारी भी लड़ाई भाजपा के विचारधारा से है, भाजपा के सहयोगियों से है। तो अगर टीएमसी भी कल के डेट में खड़ी होती रहेगी भाजपा के साथ, तो उसका भी विरोध हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा के विचारधारा के साथ है। ठीक है, इस भाजपा के साथ है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मजबूत विपक्ष बन सकता है। तो इस पे बहुत ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। चलिए, इस बात को स्वीकार करना, बिल्कुल भाजपा के विरोध की राजनीति करनी है। और मजबूत विपक्ष की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं जो मजबूत विपक्षी दलों में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वही नेतृत्व करती है। तो इसमें इस बात को हमें स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं होना चाहिए कि हमारे कांग्रेस अभी चूंकि मजबूत स्थिति में है तो कांग्रेस भी इस देश का विपक्ष है इसका नेतृत्व करेगी। चलिए, अंत में मजबूरी में स्नेहाशीष वर्धन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आपको बताना पड़ा कि आप मजबूत हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ तौर पर क्या कहा। हमारे पीसीआर सहयोगी हमें अब इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब डिबेट समाप्त करिए, क्योंकि डिबेट की समय सीमा आगे बढ़ रही है। हम इस पर परिचर्चा बराबर करते रहेंगे। आप दोनों ने बहुत साफगोई से अपनी बात रखी और एवी स्टार न्यूज पर एक स्वस्थ चर्चा को आगे बढ़ाया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से विपक्षी एकता का दावा करने वाली संयुक्त विपक्ष का जो चेहरा वो राहुल गांधी अपने आप को बताते हैं,
लेकिन ममता दीदी पिछले एक सप्ताह से जिस अंदाज में कांग्रेस की राजनीति और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही हैं, और उसके बाद उनकी बात को समाचार माध्यमों, टीवी चैनल्स पर उनके प्रवक्ता उस चर्चा को कितनी साफगोई के अंदाज में जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं परिस्थितियों में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं ये कौन सी विपक्षी एकता है जो मोदी सरकार के रथ को रोकने का दावा कर रही है, सपने संजोई हुई है। सपने देखने चाहिए, लेकिन हकीकत में तब्दील करने के लिए उसके लिए सार्थक प्रयास करना होना चाहिए, किया जाना चाहिए। वो कौन करेगा, लड़ाई इसी बात की है। ममता दीदी आगे आएंगी, शरद पवार आगे आएंगे कि राहुल का ही नेतृत्व आगे बढ़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन धार, दशा और दिशा जिस तरफ जाएगी, एवी स्टार न्यूज़ उसकी पड़ताल जरूर करता रहेगा। देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।